अब इससे आगे आता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, द थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर द आर्मपिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब परफेक्ट टेक्निक ये थी कि जीभ के नीचे रखा जाता है ये थर्मोमीटर। यहाँ पे आपने इम्परफेक्ट टेक्निक लगाई है तो उसकी वजह से जो एरर रिजल्ट करेगा दैट विल आल्सो लाई अंडर सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका साइन पता है, ये नेगेटिव ही होगा, मीन्स लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू रिजल्ट कर रहा है, तो आपको साइन पता है क्योंकि इस एरर का, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। एंड लोअर टेम्परेचर इसलिए शो करेगा क्योंकि आर्म पिट में हेयर्स पाए जाते हैं हमारे, और हेयर्स रिजल्ट इन स्वेटिंग, जिससे कि वो सरफेस कूल हो जाता है वहाँ का, तो लोअर टेम्परेचर देगा वहाँ पे हमेशा। अदर एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में सिस्टमैटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। तो ये जो तीनों कंडीशंस दी हुई हैं, इनके चेंज होने से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एरर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। जैसे चेंज इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, अगर ये दोनों इंक्रीज हो गए तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज हो जाएगी। और विंड वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो शायद कम आए थर्मोमीटर में टेम्परेचर की वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा वहाँ पे। तो इन शॉर्ट इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें एरर देखने को मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सिस्टमैटिक एरर की। तो थ्री ऑफ दिस कंडीशन विल फॉल अंडर सिस्टमैटिक एरर। नाउ द थर्ड वन इज पर्सनल एरर। तो नाम बता रहा है ये एरर्स ड्यू टू द पर्सन, caused due to the person itself who is taking readings। ध्यान देने लायक बात है कि पीछे जो हमने पढ़ा था इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये भी पर्सन की ही गलती से हो रहा था, लेकिन इसमें उसको टेक्निक ही नहीं पता थी मेजरमेंट लेने की। यहाँ उसको टेक्निक ज़रूर पता है पर्सनल एरर्स में, लेकिन दूसरी लापरवाहियों के कारण जो एरर अराइज करते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं पर्सनल एरर की। उससे डिफरेंट है ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कौन से इसमें रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं अंडर पर्सनल एरर्स, दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बायस। तो अनबायस्ड होना चाहिए वो ऑब्जर्वर जो रीडिंग ले रहा है, लेकिन अगर वो बायस्ड है, यानी रीडिंग वो ले रहा है एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके डायरेक्शन में जैसा वो चाहता है वैसी रीडिंग आए, तो सही रीडिंग वो नोट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है बायस्ड इंडिविजुअल, वो चाहता ही है कि उसे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, तो वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, दैट वुड रिजल्ट इन एरर एंड दैट वुड बी काउंटेड अंडर पर्सनल एरर्स। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus or individuals carelessness in taking observations without observing proper precautions etc। So carelessness and not taking proper precautions comes under the category of personal errors। For example, if you by habit always hold your head a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to parallax। तो अगर आपकी आदत है ये कि अपना सिर आप थोड़ा राइट की तरफ पोजीशन की तरफ रखते हैं वाइल टेकिंग रीडिंग, और नीडल को ऑब्जर्व करते टाइम स्केल पे, तो आपको आगे पीछे दिखेगी नहीं, उस नीडल की पोजीशन सही नहीं दिखेगी, सामने से देखेंगे तभी सही दिखेगी। तो दिस आल्सो कम्स अंडर पर्सनल एरर्स एंड पैरेलैक्स हो जाएगा ऑफ कोर्स इससे। पीछे बैकग्राउंड है उस स्केल का और नीडल आपके सामने है, तो इट विल क्रिएट अ पैरेलैक्स। So these were the three types of systematic errors which can be minimized by improving experimental techniques। तो जो दूसरा सिस्टमैटिक एरर था इससे वो मिनिमाइज होगा। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले वाला सिस्टमैटिक एरर रिमूव होगा। एंड रिमूविंग पर्सनल बाइज, इससे थर्ड वाला सिस्टमैटिक एरर रिमूव होगा। तो तीनों के तीनों
को अगर आपको मिनिमाइज कर लिया आपने तो सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज हो जाएगा। तीनों को बारी बारी से बता दिया गया यहाँ पे। अब इसके बाद आता है रैंडम एरर्स दैट आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिन। सिस्टमैटिक के केस में हमको पता था कि कहाँ से वो अराइज कर रहा है, एग्जैक्टली उसकी 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं बाकायदा। यहाँ पे हमें इसके ओरिजिन का नहीं पता, तो इसके हमें साइन का और साइज का भी नहीं पता होगा। द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स which occur irregularly and hence are random with respect to साइन एंड साइज। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में ये भी नहीं पता, और इसका साइज कितना होगा, थोड़ा या ज़्यादा, ये भी हमें नहीं पता क्योंकि इसका ओरिजिन ही रैंडम होता है। These can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental conditions like unpredictable fluctuation in temperature, voltage supply, mechanical vibration, etc। कुछ भी कंडीशन में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होती हैं, ये आप जानते नहीं हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इनको सिस्टमैटिक के जैसे। सिर्फ इतना याद रखना आपको, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ये फ्लक्चुएशन होती हैं। दूसरा, पर्सनल अनबायस्ड एरर। नाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिस्टमैटिक एरर को। जो तीसरा पार्ट था ना पर्सनल एरर्स में, उसमें था एन इंडिविजुअल्स बायस, यानी उसमें वो इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग चाहता है रिजल्ट की वैल्यू, इसलिए वो बायस्ड है। यहाँ पे अनबायस्ड है वो इंडिविजुअल, लेकिन फिर भी अगर एरर अकर कर रहा है तो वो रैंडम की कैटेगरी में आएगा, इसलिए अनबायस्ड यहाँ पे रैंडम में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पर्सनल एरर दोनों के केस में हो सकते हैं, सिस्टमैटिक में भी और रैंडम में भी। डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अनबायस्ड होता है फिर भी एरर अकर करता है, यानी रैंडम है। वहाँ पे बायस्ड होता हो, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहता है वो रिजल्ट को, इसलिए वो सिस्टमैटिक की कैटेगरी में आता है, एन इंडिविजुअल्स बायस। For example, when the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different readings एवरी टाइम। ये आपको कुछ देर आगे समझ में आएगा जब एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन आएगी। एवरेज वैल्यू ली ही इसलिए जाती है क्योंकि देर इज़ नो ट्रू वैल्यू फॉर एनी रिजल्ट। डिफरेंट वैल्यू ली जाती हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए, और फिर उनका एवरेज लिया जाता है विच रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू। तो डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं तभी तो एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वरना तो एक ही ट्रू वैल्यू नहीं हो जाती, एवरेज वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिफरेंट रीडिंग्स तो आएंगी ही। एंड यहाँ पे क्योंकि कोई रीज़न मेंशन नहीं है कि क्यों एक ही पर्सन जब ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है तो डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं, यानी ओरिजिन यहाँ पे एरर का अननोन है, रैंडम है, तो ये रैंडम की कैटेगरी में आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एग्जांपल लीस्ट काउंट एरर, तो ये नाम बता रहा है द एरर एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट, यानी द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन टेक, उससे एसोसिएटेड एरर होगा ये। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ऑल द रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यूज आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। बाई सेइंग गुड मीन्स दे आर रिलायबल अप टू दिस वैल्यू ओनली, क्योंकि इससे नीचे की वैल्यूज तो वो मेजर ही नहीं कर सकता ना। तो अगर कोई बोल रहा है कि इससे छोटी वैल्यू उसने मेजर कर ली इंस्ट्रूमेंट ने, तो रिलायबल नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। दीज रीडिंग्स आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू ओनली, लीस्ट काउंट तक ही मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट। The least count error is the error associated with resolution of the instrument. Resolution means least count only. For example, vernier calipers has least count as 0.01 centimeter, and स्पेरोमीटर में हैव अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमने देखा ही था, 10⁻⁻4 था वर्नियर कैलिपर का मीटर्स में, तो ये 10⁻⁻4 ही है अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो। और 10⁻⁻5 मीटर था स्पैरोमीटर के लिए। तो ये हम देख ही चुके हैं लीस्ट काउंट इन दोनों का। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद इन अ लिमिटेड साइज। इट occurs with both systematic and random errors.
तो दोनों चीज़ें बोल रहा है इसके लिए। रैंडम एरर तो बोल रहा है कि इसकी कैटेगरी में आता है ये, और लिमिटेड साइज़ बोल रहा है। लेकिन हमें पता है कि रैंडम एरर्स में तो साइज़ भी रैंडम होता है साइन के साथ-साथ। तो लिमिटेड साइज़ ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया सिस्टमैटिक एरर्स का। तो दोनों चीज़ें आ गई ना, रैंडम एरर्स तो उसने बोल ही दिया और लिमिटेड साइज़ बोल दिया, मीन्स सिस्टमैटिक में आता है। तो दैट्स हाउ इट कैन अकर विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स का हिस्सा होता है ये लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि लीस्ट काउंट को रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो आर से रेजोल्यूशन, आर से रैंडम एरर्स, आपको ऐसे याद रह जाएगा। और लिमिटेड इसका साइज होता है इसलिए क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन भी तो लिमिटेड ही होता है। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताई गई है इनकी, तो लिमिटेड है ना। तो इसका क्योंकि लीस्ट काउंट के साथ एसोसिएटेड है और लीस्ट काउंट लिमिटेड होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए इसका साइज लिमिटेड होता है। If we use a meter scale for measurement of length, it may have graduation at 1 mm division scale, spacing और interval। तो ये बात हमने ऑलरेडी देख ली थी, एग्जैक्टली थ्योरी में नहीं गिवन थी, लेकिन मैंने आपको मीटर स्केल का एग्जांपल लेके बताया था जो 15 सेंटीमीटर का होता है, वो उसमें 150 मार्किंग होती हैं। तो ऐसा तभी तो पॉसिबल हो पाया क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो 15 के अंदर 150 होंगे एंड 1 mm की मार्किंग होगी, यानी ग्रेजुएशंस होंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो दैट्स हाउ मैंने बता दिया था ये आपको। Using instruments of higher precision, improving experimental techniques, etc., we can reduce the least count error. Repeating the observation several times and taking arithmetic mean of all the observation, mean value would be very close to the true value। तो यही मैं आपको बता रहा था, मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट, ये होती है क्लोज टू ट्रू वैल्यू ओनली। यही एक तरीका होता है ट्रू वैल्यू के नज़दीक पहुंचने का। और अर्थमेटिक मीन वही है, एवरेज लेना। एंड ये कि यहाँ से कंसेप्ट बन रहा है रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स, तो इससे एरर रिड्यूस हो रहा है ना। तो एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कंसेप्ट बन रहा है यहाँ से। इससे क्वेश्चंस आया हुआ है एक एनटी अभ्यास में, मैंने देखा था। एंड हाइयर प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से मतलब है जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो अगर लीस्ट काउंट कम होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उसका लीस्ट काउंट एरर भी तो कम ही होगा। एंड इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इससे ऐसी इसलिए रिड्यूस होता है ये लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि लीस्ट काउंट एरर एट लास्ट आता तो रैंडम एरर की कैटेगरी में है। एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस के कारण ही रैंडम एरर राइज करता है। तो अगर वो इम्प्रूव कर लें हम, तो रिड्यूस कर सकते हैं लीस्ट काउंट एरर को। Now these three important terms are introduced here: absolute error, relative and percentage error। एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले दिया हुआ है। मीन एरर से ही ये निकाला जाता है। मीन आप जानते हैं एवरेज होता है किसी भी मेजरमेंट में। तो बहुत सारी मेजरमेंट लीजिए और जितनी आपने ली हैं उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो मीन आपके पास आ जाएगा। दिस यू मस्ट नो वेरी वेल, आपको पता ही होगा ये ई से जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। लिमिट ली गई है इसमें आई इज इक्वस टू 1 से आई इज इक्वस टू एन तक, यानी 1 से n तक आप नंबर ऑफ मेजरमेंट जब लेंगे और उसको n नंबर ऑफ मेजरमेंट से ही डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मीन आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट। एंड ऑफ कोर्स दिस एवरेज वैल्यू ओनली, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इसी को ट्रू वैल्यू के आसपास माना जाता है। The magnitude of difference between the individual measurement and true value, ये average value ही है, of the quantity is called absolute error। Absolute means error in the absolute measurements, individual measurements of the measurement। दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड। जी हाँ, एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है, सिर्फ इसका साइन नहीं लिया जाता, इसलिए इसको 2 ब्रैकेट्स में क्लोज किया गया है। ये है डेल्टा A1, मीन्स A1 जो मेजरमेंट थी उसमें कितना एरर है, एब्सोल्यूट एरर, एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट।
उसी तरीके से nth मेजरमेंट में कितना एरर होगा, उसको मेजरमेंट को आपको माइनस करना है मीन यानी ट्रू वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू में से। ये आपको वरी नहीं करनी है इसके साइन के बारे में, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। डेल्टा ए कैलकुलेटेड अबो मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस, बट एब्सोल्यूट एरर जब मैग्नीट्यूड ऑफ जिस डेल्टा ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एंड आपको ये पता भी होगा कि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ये एक्चुअली आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब यहाँ हमने जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं, अगर हम उनका मीन ले ले देन वी विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन्स उन सबको जोड़ के एन से डिवाइड कर दीजिए यानी उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यही सिंबल इंटीग्रेशन का यहाँ भी यूज़ किया गया जो पीछे एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिर किसी भी मेजरमेंट को, सिंगल मेजरमेंट। मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट्स प्लस माइनस द मीन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है उसमें से एब्सोल्यूट एरर डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज ऐड भी हो सकता है। उसमें अनसर्टेनिटी ही तो होती है एरर, तो अनसर्टेनिटी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर्स जो हमने निकाले हैं उनका मीन ऐड भी हो सकता है एवरेज में और उनसे सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में ये ट्रू वैल्यू लाई करती है। ऐसे किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट एक्यूरेटली। दिस ए वैल्यू ये होती है ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच में लाई करती है ये। दिस इंप्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज लाइकली टू लाई बिटवीन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन मीन्स एवरेज प्लस एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर और एवरेज माइनस एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो इन दोनों के बीच में लाई करती है ट्रू वैल्यू। सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मीन क्यों लिया है इन दोनों ही केसेस में। सारी मेजरमेंट्स का मीन इसलिए लिया है क्योंकि मीन गेट्स अस क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, एंड सारे एरर्स का जो इंडिविजुअल मेजर्स में आए हैं उनका भी एरर हमने एवरेज लिया है, क्योंकि एरर भी अगर एवरेज लेंगे सबका तो वो भी जो एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एरर है उसके क्लोज ले जाएगा, तो इसलिए एवरेज लेना ज़रूरी है इन दोनों केसेस में। एंड प्लस माइनस दोनों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी कैन लाइन इन बोथ द डायरेक्शन, सो दैट्स वाई दोनों साइनस यहाँ पे आए हैं। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव और परसेंटेज एरर में कोई फ़र्क नहीं होता, रिलेटिव को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही परसेंटेज एरर हो जाता है। यहाँ पे जानने लायक बात यह है कि एब्सोल्यूट एरर की जगह हम रिलेटिव एरर को प्रेफर करते हैं। ये जब आपको समझ आएगा जब ये आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द रिलेटिव एरर इज़ द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्स, इन दोनों का रेशो होता है ये। तो एब्सोल्यूट एरर में तो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ली जाती हैं, उनका डिफरेंस लिया जाता है मीन से, लेकिन रिलेटिव एरर में मीन टर्म्स आ जाती हैं, वेदर इट बी मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ और द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, क्योंकि इसमें मीन टर्म्स आती हैं विच आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, दैट्स वाई वी प्रेफर रिलेटिव एरर ओवर एब्सोल्यूट एरर, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यही रीज़न है उसका। रिलेटिव एरर रेशो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट्स का, दिस वी हैव सीन। इसी को अगर परसेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंट, इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर। एंड सिंबल देखिए दोनों का सेम है, डेल्टा ए यूज़ किया गया परसेंटेज एरर के लिए एंड यही सेम यूज़ किया गया है रिलेटिव एरर के लिए भी। दोनों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है क्योंकि 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ रिलेटिव एरर को। So that's how you represent percentage error. And now an important example, example 2.6, based on accuracy and precision, you are provided with two clocks। आपको उनमें से बताना है कि प्रीसीजन टाइम के लिए इनमें से कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए।
एंड इसमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टाइम भी आपको दी हुई है 12 नून, विच इज़ ऑफ नो यूज़ बिकॉज प्रीसीजन टाइम निकालते टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती एक्यूरेट यानी ट्रू वैल्यू की, हमें सिर्फ देखना होता है द क्लोजनेस ओ अमंग द मेजरमेंट्स, आपस में कितनी क्लोज है वो। तो रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 days ऑब्जर्वेशन इज 162 फॉर क्लॉक 1 एंड 31 सेकेंड फॉर क्लॉक 2। तो रेंज ऑफ वेरिएशन होता है स्मॉलेस्ट माइनस द हाइएस्ट माइनस द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो इसमें यहाँ पे देखिए 12 150 सेकेंड्स ये है हाईएस्ट मेजरमेंट इसमें, और स्मॉलेस्ट है 11 59 08। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए आप, आपके पास 162 सेकेंड आ जाएगा फॉर क्लॉक 1। कितनी ज़्यादा वेरिएशन है इसमें टाइम की, यानी क्लोजनेस अमंग द इंडिविजुअल मेजरमेंट इसमें बहुत कम है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रिसाइज नहीं हो सकता। एंड दूसरे केस में यहाँ देखिए हाईएस्ट मेजरमेंट फॉर क्लॉक 2 इज 10 15 24 सेकेंड एंड 10 14 53 सेकेंड ये स्मॉलेस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस होगा 31 सेकेंड्स फॉर क्लॉक 2। तो इसमें वेरिएशन कम है, यानी क्लोजनेस अमंग द इंडिविजुअल मेजरमेंट इसमें ज़्यादा है, तो प्रीसीजन इसमें ज़्यादा होगा। तो सीधे सीधे आपने यहाँ से पता लगा लिया कि क्लॉक 2 इज़ प्रेफर टू क्लॉक 1 एज फार एज प्रीसीजन इज़ कंसर्न्ड। तो सीधे ये क्वेश्चन हो गया। बाकी इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। द एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक 1 इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम देन एवरेज रीडिंग ऑफ द क्लॉक 2। तो क्लोज है स्टैंडर्ड टाइम के, तो इसका मतलब एक्यूरेट ज़्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रिसीजन पूछा है। The important point is that a clock's zero error is not as significant for precision work as its variation, because a zero error can always be easily corrected. तो ज़ीरो एरर नहीं सिग्निफिकेंट होता प्रिसीजन वर्क के लिए। इसमें ज़ीरो एरर है भी क्वाइट बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें क्लॉक 2 में एग्जैक्टली होना चाहिए था 12 के अराउंड, लेकिन 10 घंटे के आसपास इसमें दिखाया जा रहा है, तो 2 घंटे का अराउंड इसमें ज़ीरो एरर है जो कि सेट करना होगा करेक्ट। ये इजीली किया जा सकता है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। प्रिसीजन वर्क में वेरिएशन मैटर करती है, बहुत कम वेरिएशन होनी चाहिए फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी हाईली प्रिसाइज, जो कि वेरिएशन कम है क्लॉक 2 में। सो दैट्स हाउ इट इज़ प्रेफर्ड ओवर क्लॉक 1 as far as precision work is concerned. Now example 2.7, इसमें परसेंटेज एरर आपसे पूछ लिया है, एंड आई थिंक 2020 का पेपर रहा हुआ कोविड का, जिसमें एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज़ उसने चेंज कर दी थी। एंड वैल्यूज़ एंटी इसलिए चेंज करता है ताकि और ईजी आपके लिए क्वेश्चन बनाया जा सके। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें ऐसे वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं कि इजी क्वेश्चन आपके लिए हो। इनमें कैलकुलेशन कई बार टफ हो जाती है, लेकिन एनटी को क्योंकि नीट कंडक्ट करना है और 3 आवर्स के विद इन उसको एस्पिरेंट्स को अटैम्प्ट करना होता है, इसलिए कैलकुलेशन का उसमें ध्यान रखा जाता है कि इजी ही हो उसमें, तो इसलिए मॉडिफाई किए जाते हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन नीट पेपर। तो ऐसा ही क्वेश्चन था कोविड पेपर में 2020 के, आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया हुआ है वो पेपर। तो इसमें आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं 2.63 सेकंड से लेके 2.80, ये 5 मेजरमेंट्स हैं। परसेंटेज एरर निकालना है, इसका मतलब सारे एरर्स आपको निकालने होंगे। देखिए मैंने हाईलाइट परसेंटेज किया हुआ है, बाकी उसने पूछे सारे हैं एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर भी, लेकिन एब्सोल्यूट एरर तभी निकलेगा जब आपने मीन निकाला है, एंड रिलेटिव तभी निकलेगा जब आपने एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट निकाल लिया है, और फिर उससे आगे परसेंटेज निकलेगा। तो अगर सिर्फ वो परसेंटेज पूछ ले तो सारे टाइप ऑफ एरर्स आपको निकालने होंगे। तो सबसे पहले मीन निकालिए, इन सब मेजरमेंट्स को जोड़ा और जितनी मेजरमेंट्स हैं उनको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो इन सबको जोड़िए। अब पीछे 3 है, 6 हैं, 3 और 6 9, और 2 11 और 1 12, तो पॉइंट 12 आएगा यहाँ पे। और 2.6 2.5 इन सबको जोड़िए 2.8 तक, तो 13 आ जाएगा। तो 13.12 इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10 और 13 में से 10 गए 3, तो 5 6 30, तो 2.6 आएगा इसके आंसर। एंड 2.62 यहाँ पे गिवन है, तो उसे आगे आप डिवाइड कीजिए तो 0.2 भी आ जाएगा आगे।
एंड इस रिजल्ट को राउंड ऑफ इसलिए किया गया क्योंकि क्वेश्चंस में जितने भी पीरियड्स गिवन हैं उन सब में सेकंड डेसिमल प्लेस तक रेजोल्यूशन है, तो इसमें भी सेकंड तक ही होना चाहिए। 2.62 4 यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि 5 से छोटा नंबर होता है तो इसलिए उसको एग्जैक्टली ड्रॉप कर दिया जाता है। 5 से छोटा, 5 से बड़ा होता है तो जो उससे पहले वाला होता है उसको 1 से इंक्रीज कर दिया जाता है। अब एरर्स निकालेंगे इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में, जिनको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो एवरेज हमारे पास आया था 2.62, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स से इनको माइनस करेंगे तो एरर्स आ जाएंगे, एब्सोल्यूट एरर्स। इनका आपको मैग्नीट्यूड लेना है। नोट दैट एरर्स हैव सेम यूनिट्स एज क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, तो ऑफकोर्स सेम ही यूनिट होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जब एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड कर रहे हैं तो दो सेम क्वांटिटीज़ को माइनस कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी उसी क्वांटिटी में आएगा। तो दैट्स हाउ अगर लेंथ में आप एरर निकाल रहे हैं तो एरर जो आएगा उसकी भी यूनिट मीटर ही होगी, दैट्स सो ऑब्वियस। टाइम निकाल रहे तो सेकंड ही होगी उसकी। अब इन सब एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, एंड मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द मीन टर्म, ये आपको पास रिलेटिव एरर आ जाता है। दैट मीन्स द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2.62 प्लस माइनस 0.11, that is lies between 2.62 plus 0.11 and minus 0.11 or between 2.73 and 2.51 सेकेंड्स। तो 0.11 माइनस और प्लस कर दिया 2.62 से। देखिए यहाँ पे जो मीन आया था इन एब्सोल्यूट एरर्स का 0.54, इसको 0.55 ट्रीट किया गया, 11×5=55, सो 0.11 सेकेंड आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज 0.11 second, there is already an error in the tenth of a second, so there is no point of giving the period to a hundredth। तो हंड्रेड दिया है, इसको 0.11 सेकेंड लिख के, लेकिन इसका क्या मतलब है? 0.11 सेकेंड एरर आ रहा है, इसका मतलब 1/10। 0.1 क्या होता है? 1/10 ही तो होता है, यानी एक सेकेंड में वन 1/10 पार्ट के अंदर ही एरर लाई कर रहा है। और 100 तक पीरियड को लिखने का मतलब है कि 0.01 की एक्यूरेसी के साथ आप वैल्यू निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/10 में ही सेकंड के 1/10 में ही एरर हो रहा है, तो इसका मतलब 2.62 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये जो 0.6 है 2 के बाद, इसमें ही एरर लाई कर रहा है। 1/10 ऑफ ए सेकेंड में ही एरर हो रहा है, तो 0.62 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0.6 में ही एरर है, तो इसलिए इसको एक डिजिट राउंड ऑफ करना होगा। द अ मोर करेक्ट वे टू राइट दिस विल बी टाइम पीरियड विल बी 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, तो इसलिए राउंड ऑफ करना होगा इसको, रीज़न मैंने आपको बताया। Note that the last numeral 6 is unreliable since it may be anything between 5 and 7। तो 6 से कुछ भी हो सकता है, 5.1 5.2, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ये बिटवीन 5 एंड 7 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए अनरिलायबल है। एक्चुअली ये होता ही है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। एक या एक से ज़्यादा रिलायबल डिजिट्स होती हैं एक नंबर के अंदर और एक अनरिलायबल डिजिट होती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लास्ट वाली को अनरिलायबल डिजिट बोलते हैं, इसमें 6 है, ये 2.6। We indicate this by saying that the measurement has two significant figures. In this case, the two significant figures are 2 which is reliable and 6 which has an error associated with it। हमने देखा 1/10 of a second के साथ error associated है, तो 0.6 के साथ associated होगा, तो ये unreliable digit है, इसलिए बोला है कि 5 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है ये। तो यहाँ से दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इस मेजरमेंट के अंदर। और परसेंटेज एरर ऐसे निकाला जाएगा, आप जानते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, यानी 0.1 डिवाइड बाई 2.6 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर।
एंड ये जो वैल्यू आ रही है परसेंटेज एरर की 26×52 और 52×104, यानी 100 से ज़्यादा आ रहा है, जो मल्टीपल होता है 26 का, यानी 3.9 के पास इसकी टर्म आएगी। इसको भी राउंड ऑफ किया गया है 4% में 3.9 को। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि डिफरेंट मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के अंदर एरर्स कैसे कंबाइन करते हैं मेजरमेंट्स के अंदर, वहाँ वो यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। एंड ये जो ब्लू बॉक्स दिया है यहाँ पे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नीट में आ सकता है, तो यू कैन प्राउडली स्किप दिस ब्लू बॉक्स। सो नाउ वी आर गोना स्टडी हाउ एरर्स कंबाइन इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि एरर्स ऑलवेज ऐड, चाहे कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एरर्स ऑलवेज एड्स अप। एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है which is represented by z here, which is the combination of two physical quantities a and b। तो z क्योंकि a और b का कॉम्बिनेशन है, उनके सम से बन रहा है, तो z में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा डेल्टा z से उसको दिखाया गया है, वो भी जो a और b में एरर्स हैं उनके एरर्स का कॉम्बिनेशन ही होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और अगर z a माइनस b एक क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था एडिशन ही होता है सिर्फ। तो इस केस में भी एरर इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन दीज टू इंडिविजुअल क्वांटिटीज विच आर फॉर्मिंग दीज जेड क्वांटिटी। एरर हमेशा ऐड होता है, ये बात सीधे सीधे लॉजिकली भी समझी जा सकती है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात हो रही है किसी भी क्वांटिटी में, एंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर तभी आएगा जब इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज़ हैं जिनके सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ये एक क्वांटिटी बन रही है, जब उनके इंडिविजुअल एरर्स को जोड़ा जाएगा तभी आएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो इसलिए हमेशा ऐड हो रहा है यहाँ पे एरर। Hence the rule, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in final result is sum of the absolute error in the individual quantities। ऐसा ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होता है। एग्जाम्पल 2.8, टेम्परेचर्स दिए हैं आपको T1 एंड T2, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है एंड एयर देयर इन, उनमें एरर भी बताना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो सीधा आ जाएगा T2 माइनस T1, 50 माइनस 20 यानी 30, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होंगे। पीछे हमने रीज़न देख लिया, तो 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस। दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1। नाउ द सेकेंड वन, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट। So quotient here of course represent the mathematical operation of division only। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया गया है, जैसे z एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा रही है a इंटू बी से, तो द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z डेल्टा z बाई z वुड बी द रिलेटिव एरर इन a यानी डेल्टा a बाई a प्लस द रिलेटिव एरर इन b डेल्टा b बाई b। Without going into this mathematical derivation we can directly use this relation, क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है। You can easily verify this is true for division also। तो डिवीजन के लिए भी यही ट्रू है, ऐड ही होते हैं रिलेटिव एरर्स जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ हैं उनमें, अगर आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए निकालना है किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। Hence the rule, when two quantities are multiplied or divided, relative error in result is the sum of the relative errors in the multipliers। So errors are added in the same way here also, as we have done in addition and subtraction। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे रिलेटिव एरर्स ऐड हो रहे हैं, वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर हो रहे थे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रहा है ना, और रिलेटिव एरर में डिवीजन आता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का, तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव एरर आ रहे हैं, ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं आप। नाउ द नाइन्थ एग्जाम्पल, द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू वी आई। तो ये ओम्स जो लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उससे हम पढ़ते हैं
V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से रेजिस्टेंस आ गया V बाई आई, where V is given by this much or I is given by this, find the percentage error in resistance। तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, जो रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी है वोल्टेज और करंट के डिवीजन से आ रही है, तो रिलेटिव एरर जितने होंगे वोल्टेज और करंट में उनका एडिशन होगा रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी रेजिस्टेंस, एंड रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही परसेंटेज एरर होता है। सो 5/100 ये वोल्टेज में हो गया रिलेटिव एरर, एंड इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन वी गेट परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। तो 5/100 इंटू 100 मीन्स 5% आ गया वोल्टेज में, एंड 0.2/10 मीन्स 2/100 मीन्स 1/50। इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 डिवाइड बाई 50 मीन्स 2% आ गया करंट के अंदर परसेंटेज एरर। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 2 7% विद द एरर इन रेजिस्टेंस परसेंटेज एरर। नाउ द 10th क्वेश्चन, एंड इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन इसमें है जिसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन याद रखना है। R1 रेजिस्टेंस आपको दिया है दिस मच एंड R2 दिस मच। जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इनका सीरीज में और पैरेलल में, एंड परसेंटेज क्या था वो एरर्स, यहाँ पर परसेंटेज एरर्स निकालने हैं आपको इन दोनों कॉम्बिनेशंस में ही। तो सीरीज में तो क्योंकि सीधा कंबाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस R1 + R2 यानी एडिशन हो रहा है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था एडिशन में ऐड हो जाते हैं एरर, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, वैसे ही परसेंटेज एरर भी इसमें ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो सीधा आएगा इसमें। इवन दो यहाँ पे पूछा नहीं है परसेंटेज एरर, सिर्फ रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर ही पूछा है। देखिए सीरीज में ऐड होंगे 100 + 200 तो 300 हो जाएगा मीन वैल्यू, और 3 + 4 यहाँ पे सीधा ऐड कर दिया 7 ओम। परसेंटेज एरर अगर आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, इसमें वो भी इतना ही आएगा 3/100 इंटू 100, यह होगा परसेंटेज एरर इन R1। तो 3% यहाँ से, और 4/200 इंटू 100 यहाँ से आ जाएगा 100/200, ये हो गया 2, यानी 2% यहाँ से, 3 तो 5% आ गया इसमें रिलेटिव एरर, 7 नहीं आएगा। तो परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है तो 5 आएगा, सीधे एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो 7 आएगा, इसलिए ये डिफरेंट होता है, इसलिए दोनों में अलग अलग बताया गया है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव बताया गया और वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, देखिए R1 R2 इंटू R1 + R2, इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है दोनों रेजिस्टेंसेस का और एडिशन भी आ रहा है, तो ये सिंपल केस नहीं है, इसलिए ये यहाँ जो फॉर्मूला डिराइव किया गया ना इसमें काफ़ी हाई लेवल का डेरिवेशन लगा है, तो इसको एग्जैक्टली डिराइव करने में हमें नहीं जाना है, इसको याद रखना है हमें, तो वो ऐसे याद रखेंगे। ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल रेजिस्टेंसेस का, 1/R मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अगर इसका कॉमन ले आप तो 1/R1 R2 और ऊपर आ जाएगा R1 + R2, तो ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू R1 + R2 अपॉन 1/R1 R2, यानी नीचे स्क्वायर आ रहा है रेजिस्टेंसेस का, तो इससे आप याद रखेंगे ये नीचे स्क्वायर है रेजिस्टेंसेस का, और ऊपर एज इट इज़ जोड़ा जा रहा है डेल्टा आर इक्विवेलेंट को डेल्टा R1 + डेल्टा R2 को, जो कि यहाँ प्लस में भी हो रहा था। तो ऊपर ऊपर तो सिंपल है क्योंकि R1 + R2 ही हो रहे हैं ऊपर इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो ऊपर सिंपल है इन दोनों का एडिशन हो रहा है, नीचे क्योंकि स्क्वायर हो रहा था इसलिए इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर किया और इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर किया, तो ऐसे इस फॉर्मूला को आप लर्न कर सकते हैं, ये यूज़ होगा यहाँ पे, एंड आपको याद रखना है यही यूज़ होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के केस में, जब कोई भी क्वांटिटी ऐसे ऐड हो रही होगी इक्विवेलेंट 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा उनके रिलेटिव एरर्स को फाइंड करने के लिए। तो इन जनरल भी आप याद रख सकते हैं, ये सिर्फ रेजिस्टेंसेस के लिए वैलिड नहीं है, ये इन जनरल फॉर्मूला है, तो ये हमने यूज़ करा। एंड R इक्विवेलेंट कितना था ये हम जानते ही हैं, यहाँ से हमने निकाल लिया R1 R2, सो क्या था ये
100 और 200 थे, सो 100 इंटू 200 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यानी 300। तो 100 से 300 गया, 3 से, सो 200/3 बचा ये, विच इज़ अराउंड 66.7 ओम। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से, एंड इसका स्क्वायर करके आपको R1 के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है और डेल्टा R1 से मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा R1 क्या था, 3, और डेल्टा R2 था 4। तो अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ से 60 का स्क्वायर कीजिए, 3600 आपके पास आ जाएगा। नीचे है 100 उसका स्क्वायर यानी 10⁴। तो 3600 को हम लिख सकते हैं 0.36 इन 10⁴। नीचे 10⁴ है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ 0.36 आ गया। लेकिन यहाँ पे 60 नहीं है, 66 है, यानी 6 और काउंट में लेना होगा। तो इसका भी स्क्वायर कीजिए तो 36 आ जाएगा, यानी जो 0.36 आया उसमें 0.6 और ऐड हो जाएगा, यानी 0.42 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। सो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4×3 = 12, 1.2, एंड 0.2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6 आ जाएगा, 0.6, यानी 1.26 यहाँ से आ जाएगी टर्म। और प्लस में यहाँ पे 0.42 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 200 इंटू 200 ये 4 इंटू 10⁴ हो जाएगा, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 10⁴ से वो जो 0.42 इंटू 10⁴ था ना ऊपर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 0.42 बचाएगा इस स्टेटमेंट में से। तो 1.26 में 0.42 जोड़ दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 16.8, जो कि 17 के क्लोज जा रहा है। तो 1.7 तक तो हम पहुँच गए, लेकिन ये 0.7 हमने इनमें कंटिन्यू किया, तो ये इससे हमें पता लगेगा कि इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 0.8 आंसर होगा, 1.8। ऐसे आप इस आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, it would be 66.7 plus minus 1.8 ohm. Here delta R is expressed as 1.8 instead of 2 to keep in conformity with the rules of significant figure, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन नट शेल मैं इसका रूल आपको बता देता हूँ। यहाँ एडिशन हो रहा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं। ये ओरिजिनल नंबर्स देखिए जिनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसमें एक डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद, तो इसलिए जो आंसर होगा उसमें भी एक होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 1.8 लिया गया है, ना कि 2, एज इन कीपिंग इन रूल विद द मल्टी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल्स। ये अलग अलग होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, आगे हम देखने वाले हैं। आपने देखा भी होगा, आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है ये मुझसे। एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू द पावर, तो ये तीसरे टाइप का है। एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब ये रेज टू द पावर के टर्म्स में कैसे ऐड होता है एरर, ये आपको बताया जा रहा है। तो इसमें सिंपली पावर आगे आ जाती है इस नंबर के आगे, और ऐसे एडिशन हो जाता है। जैसे ये है z=a², तो इसमें डेल्टा z/z हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा a/a। जितना a में एरर है उसका ट्वाइस, क्योंकि स्क्वायर के बराबर हो रही है ये z के। तो डेल्टा z/z यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा a/a। वैसे ही इन जनरल कोई क्वांटिटी z हो जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है a⁻p, b⁻q एंड डिवाइड बाय c⁻r, तो ऐसे इनका रिलेटिव एरर में आ जाएगा p टाइम्स द रिलेटिव एरर इन a क्वांटिटी, q टाइम्स दैट इन b, एंड r टाइम्स दैट इन c। बिकॉज ये जो आर है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हमने देखा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये भी ऐड ही होगा आर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन सी क्वांटिटी। Hence, the rule, the relative error in a physical quantity raised to the power k is k times the relative error in the individual quantity. नाउ द 11th एग्जाम्पल, जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक क्वांटिटी z है विच इज़ गिवन बाय दिस मच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज़। तो आपको रिलेटिव एरर बताना है इस z क्वांटिटी में। तो जितना इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में रिलेटिव एरर उनका एडिशन हो जाएगा, 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन a, 1/3 टाइम्स दैट इन b, एंड
1 टाइम्स दैट इन सी एंड 3/2 टाइम्स दैट इन डी। ये हो जाएगा रिलेटिव एरर इन जेड। एग्जाम्पल 2.12 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यहाँ पे दिया है। आप इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं, एक्चुअली देखने वाले हैं बेसिकली ये कैसे आता है। 2 π/L/G होता है ये इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो चैप्टर है, ऑसिलेशन के नाम से ये वो चैप्टर। यहाँ पे आपको मेजर्ड वैल्यू की लेंथ की मेजर्ड वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो डेल्टा एल आपको दे दिया है यहाँ पे। एंड फॉर 100 oscillations of the pendulum, time for 100 oscillation the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution। तो डेल्टा टी भी आपको दे दिया है यहाँ पे 1 सेकेंड। तो डेल्टा एल दिया है, यानी एरर इन लेंथ, एक्यूरेसी इन लेंथ ये एरर होती है 1 mm। और डेल्टा टी यानी एक्यूरेसी इन टाइम इज 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा है एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, तो इसके फॉर्मूला से ही आइए, आपको जी का फॉर्मूला यहाँ से निकालना होगा। देखिए यहाँ पे निकाल दिया है आंसर में, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो टी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4 π² L/G। तो यहाँ से जी गया लेफ्ट हैंड साइड और टी स्क्वायर आ गया नीचे, तो 4 π² डिवाइड बाई इंटू एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगी जी की वैल्यू। अब यहाँ से 4 और पाई ये दोनों कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, इनमें कोई एरर नहीं होगा। लेंथ और टाइम में जो एरर है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो डेल्टा जी बाई जी वुड बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल एंड 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि इसके स्क्वायर के बराबर है। तो डेल्टा एल था 0.1 और 20 हमें गिवन था एल की वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे जो डेल्टा एल गिवन था वो 1 mm था और एल था 20 सेंटीमीटर में, तो इसको 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, 0.1 सेंटीमीटर लिखे। तो 0.1 डिवाइड बाई 20, इसको मिल सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 20। तो -1 नीचे आ गया तो प्लस हो गया, तो 20 × 10 ये 200 हो गया, 1/200 हो गया बेसिकली ये। इसको आप ऐसे भी ले सकते थे, पॉइंट से पॉइंट गया तो 1/200 हो गया। तो 1/2 जो 200 को लिखे 10⁻², यानी 1/2 यानी 0.5 और 10⁻² था, ये ऊपर गया तो -2 था, ऊपर गया +2 हो गया, तो 10⁻2 -2 हो गया, यानी यहाँ बचा 0.5 इंटू 10⁻², 0.005 भी उसको ले सकते हैं, +2 इंटू 1/90 एंड 1 था यहाँ पे डेल्टा टी और टी था 90 सेकेंड्स, तो ऐसे ये आ गया 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी ऊपर वाला। अब इसको लिख सकते हैं 1/45 एंड 1 को लिखा 100 इंटू 10⁻², तो यहाँ से हो गया 100/45। ये आप एग्जैक्टली काटिए, अगर 50 होता तो 2 आता ना, 45 है तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 2.2 आएगा ये। तो 2.2 इंटू 10⁻², ये हो गया 0.022। इसमें 0.005 ऐड कीजिए तो 0.027 आ जाएगा आपके पास। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, यानी 2.7 को राउंड ऑफ कीजिए तो 3% आ जाएगा परसेंटेज एरर। 7 क्योंकि ज़्यादा होता है 5 से, तो इसलिए 2 को 1 से इंक्रीज कर दिया, तो 3% हो गया परसेंटेज एरर। नाउ द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक कंसेप्ट में, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट इसमें न्यू है उनको ज़रूर डिटेल में देखा जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट दिए हैं क्योंकि फिजिक्स का मेनली टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए ज़्यादा इलेबोरेट वे में यहाँ डिस्कस किया गया है ये। तो इसकी डेफिनेशन तो हमने जान ही ली थी, ऑल द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन और अनरिलायबल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारी रिलायबल और एक अनरिलायबल फर्स्ट अनसर्टेन, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। सो 1.62 सेकेंड इसका अगर एग्जांपल लें तो 1 और 6 इसमें क्या हो गए, रिलायबल एंड सर्टेन, while the last और ending digit 2 is uncertain और unreliable, तो इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 रिलायबल 1 अनरिलायबल।
2.287.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 इसमें रिलायबल हैं, 287 आर सर्टेन वाइल 5 इज आर सेंटेंस क्लियरली reporting the result of measurement that includes more digits than the significant digits is superfluous and also misleading since it would give a wrong idea about the precision of the measurement। तो यहाँ पे इसका बता दिया गया, एक्चुअली ये होते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, आई डोंट नो हाउ। 4 होते हैं इसमें, देख लिया हमने कैसे। आगे एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है, ये आपको बता रही है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज़्यादा, डिजिट से ज़्यादा आपको क्यों नहीं एक मेजरमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रॉन्ग आइडिया देती है रिगार्डिंग द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट और द इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल ले हम इस 287.5 सेंटीमीटर का, अगर हम इसको ऐसे लिखें 287.5 324 ऐसे एक्सटेंड करके लिखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज हो गए ना। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया गया था, उसका लीस्ट काउंट कुछ होगा। अगर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें इंक्लूड कर दिए तो इसका ये मतलब है कि किसी और मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया गया है। दिस इज इंडिकेटेड बाय दैट। सो रॉन्ग इंप्रेशन इस पे पड़ सकता है, वी कैन हैव रॉन्ग आइडिया। अगर राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम से रिप्रेजेंट करें किसी मेजरमेंट को, तो हमें ये भी पता लग सकता है कि वो कौन से डिवाइस से मेजर किया गया है। ये सिग्निफिकेंस होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को की टर्म्स में मेजरमेंट को लिखने का। A choice of change of different units does not change the number of significant digits or figures in a measurement। तो this is of course चेंज ऑफ यूनिट्स, यानी अगर एसआई से सीजीएस या फिर एफपीएस में आप जा रहे हैं, वैसे जाएंगे नहीं, इस बुक में सिर्फ एसआई से सीजीएस में ही जाना होगा आपको। तो अगर चेंज ऑफ यूनिट्स कर रहे हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। इस केस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं सिर्फ एसआई यूनिट के। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी सिर्फ ऐसा यूनिट के आपको कंसीडर करने हैं, वहाँ से क्लियर आइडिया आपको आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। ये रूल ज़रूर ध्यान रखना है कि चेंज करने से यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर असर पड़ता तो ये बहुत बुरा हो जाता हाल। आगे एग्जाम्पल में इसको इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे लेंथ है 2.308 सेंटीमीटर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिख रहे हैं। अगर इसको मीटर में लिखा जाए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से इसको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.02308 मीटर आ जाएगा मीटर्स की टर्म्स में ये सेंटीमीटर की लेंथ, और 13.08 की टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। माइक्रोमीटर में अगर आपको ये लेंथ चाहिए और सेंटीमीटर में है तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है और -2 होता है सेंटीमीटर। तो 23080 माइक्रोमीटर आपके पास आ जाएगा इसकी टर्म्स में। तो इन तीनों में देखिए, इनमें यूनिट्स डिफरेंट हो रही हैं, नंबर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिफरेंट हो गए देन द नंबर ऑल टुगेदर आल्सो बिकम्स डिफरेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर का मैग्नीट्यूड तीनों में सेम रह रहा है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेम रहने चाहिए, भले ही यूनिट्स चेंज हो रही हों, ये रीज़न है। This shows that the location of decimal point is of no significance consequence in determining the number of significant figures। तो हमने देख ही लिया, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में थी, यहाँ पे 0 2 आगे खसका दिया गया उसको मीटर की टर्म्स में लाने के लिए, फिर उसको 3 और 0 के बीच में आ गया डेसिमल। तो डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही है, उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये डेफिनेटली क्लियर हो रहा है यहाँ से। नाउ द वेरी फेमस रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट यू माइट नो वेरी वेल। All the non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero are again significant.
नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। तो अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में है ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट होगी ही, चाहे कहीं भी डेसिमल पॉइंट लगा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इफ द नंबर इज लेस देन वन देन zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non zero digits are not significant। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है 0.002308 का। इसमें द अंडरलाइंड जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो इसमें 2 है, इसके लेफ्ट में जितनी भी जीरो होंगी वो इनसिग्निफिकेंट होंगी। The terminal or trailing zeros in a number without decimal points are not significant। और अगर डेसिमल पॉइंट लग गया तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। जैसे 123 मीटर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसको लिख सकते हैं हम 12,300 सेंटीमीटर, ऑफकोर्स 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे और mm में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको ऐसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, क्योंकि ट्रेलिंग ज़ीरो हैं, ये पीछे आ रही हैं एक नंबर में, ट्रेल कर रही हैं और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आगे जो गिवन है, देखिए एक नंबर गिवन है यहाँ पे 4700 mm। इसमें आपको क्या लग रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ट्रेलिंग जीरोस है, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 2 हो सकते हैं, वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एरर नॉर्मसली आप कह सकते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन इसमें 4 होंगे। तो ऐसे डिलीमा को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए अगेन जो मैंने आपको बताया था, इन सच केसेस यू शुड रेफर टू द एसआई यूनिट। यहाँ पे एसआई क्या है? मीटर है। तो मीटर में जाइए, 4.700 होगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो या इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ऐसा यूनिट के रेफर करना है आपको इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी। ये मैंने 2 बार आपको रिवाइज करवा दिया है। एंड ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यही अभी डिस्कस किया हमने। जैसे 3.500 और 0.06900 है, ऑल बोथ ऑफ देम है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रेलिंग जीरोज डेसिमल के साथ आ रहे हैं इनमें। सेकंड पॉइंट, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग ट्रेलिंग जीरो। तो ये कंफ्यूजन ऑलरेडी हमने दूर कर ली है। ये एक नंबर लिया है इन्होंने 4.700 मीटर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसको कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है। जैसे मीटर से आप अगर आप सेंटीमीटर में जाएँ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दीज कन्वर्जन्स यू नो वेरी वेल। तो इन तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है और किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब के केसेस में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो एक चीज़ जो हमने पढ़ ली, दैट मियर चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन सब में सेम नंबर ऑफ एसएफ के लिए रिजल्ट कर रही है। सिंस द लास्ट नंबर हैज़ ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विद नो डेसिमल, we would conclude an error namelessly from observation 1 that above number has 2 significant figures। तो यहाँ पे एक गलती है, लास्ट नंबर को बोल रहा है कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल है। देखिए लास्ट नंबर ये है ना, इसमें ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल भी तो है, तो ये गलती कर रहा है एनसीईआरटी। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसकी बात कर रहा है ये। 4700 mm की बात कर रहा है, सेकंड लास्ट है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो एरर नेमसली आप बोल सकते हैं कि इसमें 2 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 ही होंगे, क्योंकि यूनिट के चेंज होने से एसएफ चेंज नहीं होते। मैंने आपको इस कन्फ्यूजन को कैसे अवॉइड करना है ये भी आपको बता दिया है। टू रिमूव such ambiguities in determining number of SF, the best way is to report every measurement in scientific notation। तो ये आता है बेसिक कंसेप्ट में भी कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना चाहिए। ये होती है पावर ऑफ 10, a इंटू 10⁻B, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है, वेयर a इज़ अ नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड b इज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10। एक्चुअली यहाँ पे वो बोल तो रहा है दैट ए इज़ अ नंबर बिटवीन 1 to 10, लेकिन एक्चुअली ये 1 to 9 के बीच में होता है।
10 इसको एग्जैक्टली लिखते नहीं है, 10 अगर होता तो 1 × 10⁻1 इसको लिखते हैं। इसका नीचे भी बताया गया है इसके बारे में, इट इज़ ऑफन कस्टमरी टू राइट डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट ओनली। तो 10 के केस में 2 डिजिट के बाद हो जाएगा ना, 1.0 ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। डेसिमल सिर्फ पहली डिजिट के बाद ही निकालना है, जैसे 4.7 हो गया।